अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करते हैं आपकी सीएसएस की या पीएमएस की तैयारी जो है वो बेहतरीन जारी होगी। एज़ यूजुअल जिस तरह की हमारी कोशिश होती है आपके हर सब्जेक्ट के अंदर हम बेहतरीन गाइड करें और जो बेहतरीन फैकल्टी है फ्रॉम पाकिस्तान और जो सब्जेक्ट के रिलेटेड जिनकी बहुत अच्छी ग्रिप है और उनका सब्जेक्ट में नाम है उसको हम अब्दुल्ला इंगेज करते रहते हैं अपने साथ। हमारे साथ आज तैयबा हाफिज़ मौजूद हैं। तैयबा वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू। तैयबा का मैं इंट्रोडक्शन करवा दूँ। तैयबा माशाल्लाह से सिल्वर मेडल हैं क्लाइमेट चेंज के अंदर और हमारे साथ इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ा रही हैं और इंडिविजुअली भी माशाल्लाह से शी हैज़ अ गुड नेम इन हर सब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट के मुतालिक बच्चों की बहुत सारी क्यूरीज आती हैं। एक तो वो तैयबा आता है कि ये सवाल तो हम एंड पे डिस्कस करेंगे कि जी जेंडर स्टडी वर्सेस इन्वायरमेंटल साइंस कि इसमें से क्या रखें। लेकिन सबसे पहले इसका जो स्कोरिंग ट्रेंड है अभी जो 2020 की जो एलोकेशन हुई है जो टॉप 10 है उसमें 3 बच्चे ऐसे हैं जिनका 70+ स्कोर है इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर। यस सर। तो उन 3 को तो मैं जानता हूँ। ओवरऑल मुझे अब पहले ये बताएं कि ये सब्जेक्ट जो है क्योंकि सीएसएस जो है उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो सारी गेम ही नंबर्स की है। आप जितना अच्छा स्कोर लेते हैं आपकी एलोकेशन उतनी बेहतर होती है। तो इन्वायरमेंटल साइंस जो है वो कितना का स्कोर दे सकता है और इसमें कोई वो रगड़े वाला चांस तो नहीं, वो पंजाबी में कहते हैं जी इसमें रगड़ा लग गया स्लॉटर हो गया सब्जेक्ट। सर एनवायरमेंटल साइंस में अच्छे नंबर लेने की एक वजह ये है इस सब्जेक्ट का कंटेंट। ये इतना सर टू द पॉइंट, इतना कम्प्रिहेंसिव और शॉर्ट है कि आपके पास मार्जिन ही नहीं कि आप एक्स्ट्रा डिटेल्स लिखें। सही है। आप ओपिनियन बेस्ड पैराग्राफ्स लिखें जिससे एग्जामिनर इरिटेट हो और वो आपके मार्क्स काट लें। और सेकंड इसमें आंसर राइटिंग अप्रोच बहुत मैटर करती है क्योंकि जब इतना टू द पॉइंट सब्जेक्ट है और आपने टू द पॉइंट लिखना है तो आप ये भी मैटर करता है कि आपने लिखना कैसे है। जो स्टूडेंट्स इन दो पे कमांड कर लेते हैं वो श्योरली बहुत अच्छे मार्क्स ले लेते हैं। और सिर्फ ये दो चीज़ें सीखने वाली हैं सब्जेक्ट में, रगड़े वाला कोई चांस है ही नहीं क्योंकि आपके पास चांस ही नहीं है कि आप खुद से लिखें, खुद से एनालिसिस करें, ओपिनियंस दें, आर्गूमेंट्स दें। आपको नॉलेज डिलीवर करना है जो उसका ओरिजिनल है और आपको नंबर मिलेंगे। अच्छा, और इसी वजह से जो टॉपर्स हैं वो इसको सेलेक्ट करके इसको अच्छा पढ़ते हैं और मार्क्स ले लेते हैं। अच्छा, अब इसमें ना 2 सवाल मेरे होंगे। पहला सवाल तो ये है कि आपने इसमें हाईएस्ट स्कोर कितना देखा है? सर इसमें हाईएस्ट स्कोर 89। 89 यस सर। वंडरफुल, जो मतलब आपके नॉलेज में है। जी सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरा जो मुझे आपकी बातों से लगा क्योंकि मैं ना टीचर से जो क्वेश्चन है ना वो बोले खुले सवाल करता हूँ। राइट सर। अब आपने इसका जवाब देना है। मुझे आपकी बात से ये लगा है क्योंकि मैं खुद साइंस पढ़ाता हूँ। जी सर। तो ये साइंस का सब्जेक्ट है, मतलब जिस तरह साइंस के सवाल में आप कोई अपनी तरफ से इंट्रोडक्शन नहीं बना सकते, कंक्लूजन नहीं बना सकते। बच्चों कहते हैं भाई इसमें इंट्रोडक्शन ही लिखना आपने, इसमें कोई कंक्लूजन नहीं है, ये करंट अफेयर या पाक का पेपर नहीं है। राइट सर। तो ये साइंटिफिक सब्जेक्ट है, टू द पॉइंट इसका आंसर होगा। यहाँ से बच्चों के जहन में आ जाता है मेरी तो साइंस नहीं है, तो क्या मैं ये सब्जेक्ट आउट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? राइट सर। सर साइंस का जहाँ तक ताल्लुक है इस सब्जेक्ट का वो साइंटिफिक सब्जेक्ट ये नहीं है। साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स का मतलब यही है कि आपको पता हो पोल्यूशन क्या होता है, आपको पता हो क्लाइमेट चेंज क्या होता है, आपको पता हो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, दैट्स इट। और ये इस पे तो बच्चे ऐसे तैयार कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज पे तो आपको ऐसे लिखना है। और पोल्यूशन पे भी इवन ऐसे आ रहे हैं, अर्बनाइजेशन पे, डिफॉरेस्टेशन पे, इकोलॉजिकल कंसिडरेशन पे तो बच्चे ऐसे प्रिपेयर कर रहे हैं। यही कॉन्सेप्ट है इनका। थोड़ा सा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट होता है लेकिन वो साइंस नहीं होती जो हम साइंस सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं। इस तरह बायोलॉजी के अंदर बहुत क्रूड किस्म की टर्मिनोलॉजी होती है। जी सर। या एस्ट्रोनॉमी के अंदर बड़े बेसिक साइंटिफिक जो लेक्सिकॉन इस्तेमाल हो रहा होता है। मतलब मैं भी साइंस में देखता हूँ, मुझे सबसे आसान जो बच्चों को पढ़ाने में लगती है वो इन्वायरमेंटल साइंस लगती है कि बड़ी इजीली अंडरस्टैंड। सर बिल्कुल बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट है और इसमें बिल्कुल कोई साइंस इन्वॉल्व नहीं है। जीएसए वाली साइंस तो इसमें खैर बिल्कुल भी नहीं है। और जीएसए में भी इन्वायरमेंटल साइंस का एक पूरा पोर्शन है, वो भी टफ है। वो इस एनवायरमेंटल साइंस से टफ है क्योंकि वो थोड़ा सा हम साइंस बेस्ड उसमें कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। लेकिन एनवायरमेंटल साइंस में जो हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं वो साइंस बेस्ड नहीं है बिल्कुल भी। उसमें ये है कि आपको ऑब्वियसली उस टॉपिक को समझना है लेकिन उसका कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं होगा। अब ये जो आपने बात की है कि जीएसए वाली जो साइंस है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, मतलब इसको आप किस तरह से इसमें बताएंगे कि इसमें जो क्वेश्चंस की टाइप आती है वो ज़्यादा सोशल इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट होता है, मतलब वो कोई इस तरह का नहीं पूछता कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो क्या है, साइंटिफिक उसका वो रीज़न पूछे। राइट सर।
किस तरह के सर क्वेश्चन वो जैसे क्वेश्चन है व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, तो उसमें ऑब्वियसली उसने पूछा है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को हमने सिर्फ एक्सप्लेन करना है ये क्या है, उसके बाद कोई साइंस इन्वॉल्व नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट इतना सिंपल है, वैसे ही बच्चों को पता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बढ़ गया है, उसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। लेकिन उसके बाद हम उसको सोशल इम्पैक्ट्स, उसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स, उसके जो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस हैं, और उसके बाद रिकमेंडेशंस क्या होनी चाहिए, पाकिस्तान को कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, ग्लोबल लेवल पे क्या स्टेप्स लेने हैं, तो वो सारा एनालिसिस स्टार्ट हो जाता है। न्यूज़पेपर में हम वो हम सर न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। लेकिन जीएसए की जो साइंस की मैं बात कर रही हूँ उसमें टू द पॉइंट साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। बायोम क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, इसमें हम वो पढ़ते हैं। वो थोड़े साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें हमें चीजों को डिस्कस करना है, इश्यूज को डिस्कस करना है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा हम सिलेबस को अगर डिस्कस करें, राइट सर, कि जो इसका जो सिलेबस है हायर लेवल पे, इसका सिलेबस के अंदर आप एक तो ये आगे फर्स्ट किया ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन वगैरह आप इसके अंदर पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और इस सिलेबस के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं? मतलब कुछ बच्चे कहते हैं कि सारे इसमें तो वो यूएन के पूरे बड़े बड़े लंबे लंबे ट्रीटीज दिए हुए हैं, वो कौन 100 150 200 सफ़े के डॉक्यूमेंट्स पढ़ेगा? तो वो तो देख के मैं भी डर जाता हूँ कि ये इतने बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स कौन पढ़ेगा? राइट सर। सर इसका अगर सिलेबस हम देखेंगे तो 8 चैप्टर्स हैं इसके सिलेबस में। सबसे पहला चैप्टर है हिस्ट्री, उसमें आपको हिस्ट्री पढ़नी है। हिस्ट्री आपको किस चीज की पढ़नी है? ये बहुत ही डिफरेंट हिस्ट्री है बाकी हिस्ट्री से। आपको सिर्फ एक बात पढ़नी है कि एनवायरनमेंट, लोगों को कब पता चला कि एनवायरनमेंट भी कोई चीज है, हमें अपने एनवायरनमेंट को ठीक करना है, हम इसे खराब कर चुके हैं। ये एक एनवायरमेंटल मूवमेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी है, दैट्स इट। उसके बाद इश्यूज हमने पढ़ने हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, ये हमारा सेकंड पोर्शन है जिसमें हमने पढ़ना है डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, एनर्जी के इश्यूज, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी। थर्ड पे हमने ब्रांचेस पढ़नी है एनवायरमेंटल साइंस की। उसमें कुछ ब्रांचेस हैं जिसमें से कभी भी क्वेश्चन नहीं आया, इसलिए वो स्टूडेंट्स को हम रिकमेंड ही नहीं करते कि वो आप प्रिपेयर करें, क्योंकि आप पूरा सेक्शन प्रिपेयर करें, आप पेपर में जाएं, उसमें से कोई भी क्वेश्चन ना आए तो इसका कोई फायदा नहीं। और आया भी नहीं, एक दफा आई गेस 10 मार्क्स का 5 सालों में क्वेश्चन आया। उसके बाद फोर्थ में हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन पढ़ते हैं, उसमें भी हम पोल्यूशन की बैकग्राउंड पढ़ के यही एनालाइज कर रहे होते हैं कि स्मोग इतना बढ़ गया पाकिस्तान में, और इंडिया और पाकिस्तान का ये जो कंबाइन इशू है, क्या चैलेंजेस हैं, क्यों नहीं हल हो रहा, ये वो। उसके बाद हम क्लाइमेट चेंज पढ़ते हैं, उसमें ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, अडैप्टेशन, मिटिगेशन, ये सब पढ़ना है। उसके बाद एनवायरमेंटल गवर्नेंस पे आते हैं जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि पाकिस्तान में हमारे पास एनवायरमेंटल लॉज कौन से हैं, हमें सर उन लॉज को। और उसके बाद ग्लोबल इनिशिएटिव वाला सेक्शन है जिसमें हम यूएन की कुछ ट्रीटीज पढ़ते हैं एनवायरमेंट पे, कुछ हम कन्वेंशंस पढ़ते हैं एनवायरमेंट पे। हमें उन पॉलिसीज को, उन कन्वेंशंस को, उन ट्रीटीज को याद नहीं करना। वो नो डाउट 400 पेज की है, 800 पेज की है, आपको उस ट्रीटी को, कन्वेंशन को, पॉलिसी को पेपर पे नहीं छापना। आपने उसके सिर्फ 4 एरियाज प्रिपेयर करने हैं जो मैं अपने स्टूडेंट्स को करवाती हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वो ट्रीटी या कन्वेंशन क्या है, किसके अबाउट है, वो 1 पैराग्राफ मोर देन एनफ। उसके बाद आपने उसका एनालिसिस करना है कि इसके क्या आउटकम्स थे। तो आपकी पूरी पॉलिसी के 4 से 5 आउटकम्स होंगे जो उनकी मेजर डेवलपमेंट होगी। उसके बाद आपने उसका एनालिसिस करना है कि हमने वो फुलफिल कर लिए, अगर नहीं तो क्या चैलेंजेस हैं, देन रिकमेंडेशंस, देन कंक्लूजन। नो नीड टू मेमोराइज द पॉलिसी और ट्रीटी और कन्वेंशन। उसका एनालिसिस करना है जो मेंटोर्स या टीचर्स या मैं, हम अपने स्टूडेंट्स को उन कन्वेंशंस और पॉलिसीज का एनालिसिस देते हैं, उसके मेजर आउटकम्स पढ़ाते हैं, और फिर उस पे हम चैलेंजेस और रिकमेंडेशंस डिस्कस करते हैं। दैट्स इट। और एक लास्ट सेक्शन है जिसमें हम एनवायरनमेंट की मैनेजमेंट करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि अगर हमारे ये वाले एनवायरमेंटल इश्यूज हैं जो अब तक हम पीछे पढ़ते रहे हैं, तो अब हमें उन्हें मैनेज करना है। उसके लिए हमारे पास कुछ स्ट्रेटजीज हैं, कुछ मेथड्स हैं, वो हम सिंपल से पढ़ लेते हैं। दैट्स इट। चलें, वंडरफुल। अच्छा, इसमें तबा ये जो बिकॉज आई माई सेल्फ अ सिविल सर्वेंट, ठीक है, माशाल्लाह से आप भी पढ़ा रही हैं, जब भी कोई सब्जेक्ट हम बच्चों को रिकमेंड करते हैं या बच्चे जब सब्जेक्ट को चूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें 3-4 मेजर कंसिडरेशंस होती हैं। सबसे पहला स्कोरिंग ट्रेंड, दूसरा क्या वो सब्जेक्ट वो इजी है, वो इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, उसका रीडिंग मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं है अब, और तीसरा होता है कि उसको कितने टाइम में हम कवर कर सकते हैं। आप रीडिंग मटेरियल तो हम एंड पे डिस्कस करेंगे। पहले आप ये बताएं कि फर्स्ट ईयर जब आप पढ़ाती हैं तो कितने के नंबर ऑफ लेक्चर्स चाहिए, या बच्चा खुद से भी अगर पढ़ना चाहता है तो आपके ख्याल में
कितना का टाइम चाहिए? ये वो शैतान की आंख वाला हिसाब तो नहीं है इसमें? नहीं सर, हमारा जो बैच है वो तो 1 मंथ का होता है, जिसमें हम वीक में 3-4 डेज क्लासेस रखते हैं, तो मैक्सिमम 14 लेक्चर्स, मैक्सिमम 15 लेक्चर्स में सिलेबस कवर हो जाता है। अगर स्टूडेंट्स खुद कवर करना चाहे तो 1 मंथ से भी बहुत पहले वो कर लेता है, अगर उसको अच्छा रीडिंग मटेरियल मिल जाए, उसको सोर्स अच्छा मिल जाए, यूट्यूब पर लेक्चर्स अच्छे मिल जाए, तो 1 मंथ से भी पहले 20 दिन में, मैक्सिमम 20 दिन भी बहुत ज्यादा है उन बच्चों के लिए जो इसको फर्स्ट टाइम देखेंगे। स्टूडेंट इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपने उसमें वही नॉलेज पढ़ना है जो आप करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हैं, जो आप पाकिस्तान अफेयर्स में पढ़ रहे हैं, जो आप ऐसे प्रिपरेशन के लिए पढ़ रहे हैं। तो वही टॉपिक्स हैं जो सिलेबस बहुत ज्यादा ओवरलैप कर रहा है। मेरे स्टूडेंट्स अक्सर ये कह रहे होते हैं कि मैम जब हम एनवायरमेंटल साइंस की तैयारी करते हैं तो हम बहुत सारे करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे होते हैं, कि टॉपिक्स हम तैयार कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग टॉपिक्स हैं, तो आपकी प्रिपरेशन विद इन 20 डेज इजीली हो जाती है। चलें, वंडरफुल। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारा जो इसके रिलेटेड है, बुक्स के रिलेटेड। अब अगर मैं देखूं तो मार्केट में ऑब्वियसली कुछ मार्केट बेस्ड जो किताबें होती हैं जो लोकल ऑथर्स ने लिखी हुई हैं वो अवेलेबल हैं, बट अगेन अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा यूनिकनेस क्रिएट करें तो आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ें या अच्छा टेक्स्ट या फॉरेन ऑथर की बुक्स पढ़ें। तो आप कौन सी बुक्स या रिपोर्ट्स जो हैं वो रिकमेंड करते हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए? सर बुक जो है वो जो मार्केट में एक बुक है एनवायरमेंटल साइंस बाय इमरान बशीर, उसमें सारा सिलेबस कवर है, आपको वहाँ से काफ़ी कंटेंट मिल जाता है। इसके अलावा एनवायरमेंटल साइंस की जो बुक्स हैं फॉरेन ऑथर्स की, वो आपके सिलेबस को टारगेट नहीं करती ऑब्वियसली। अगर एक बुक कोई इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन पे है तो वो सारा आपकी इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, डिग्रेडेशन, इकोसिस्टम्स को डिस्कस कर रही है। बहुत सारी बुक्स क्लाइमेट चेंज में हैं, इसलिए वो भी स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को रिपोर्ट्स और पब्लिकेशंस देती हूँ जो बहुत टॉपिक ओरिएंटेड होती हैं। फॉर एग्जांपल WHO की वेबसाइट पे पोल्यूशन पे बहुत डिटेल में लिखा हुआ कॉम है, वहाँ पे अगर आप उसकी समरी पढ़ लेते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स ले लेते हैं, उनका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, तो आपका पोल्यूशन का पूरा सेक्शन प्रिपेयर हो जाता है। इसी तरह यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, इसी तरह वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, इसी तरह इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट आती है जो बिल्कुल क्लाइमेट चेंज पे होती है। वो एक रिपोर्ट पढ़ने से, उसके सिर्फ समरी, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन पढ़ने से आपका पूरा क्लाइमेट चेंज प्रिपेयर हो जाता है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ वो रिपोर्ट शेयर करती हूँ। आपने जिस साल अपीयर होना है उस साल की एक एक रिपोर्ट पढ़ लें। टोटल 5 या 6 रिपोर्ट्स हैं, वो आप एक दिन में एक रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। उससे आपके पूरे सेक्शंस प्रिपेयर हो जाते हैं, और अच्छा आंसर लिखने के लिए जरूरी है कि आप वो लाजमी पढ़ लें। ये एक किस्म का आप कह रहे हैं ओरिजिनल सोर्स आपका, ओरिजिनल सोर्स। ये तो लाइक फर्स्ट के मैं खुद जनरल साइंस एबिलिटी के अंदर जो है वो बच्चों को ये IPCC की असाइनमेंट दे रहा होता हूँ कि भैया ये आप लेटेस्ट रिपोर्ट जो उसमें से पढ़ के मुझे 5 सफ़े का एक राइटअप लिख के सबमिट करवाएं कि उस रिपोर्ट में क्या डिस्कस किया गया है। राइट सर, दैट्स वंडरफुल। अच्छा, अब फाइनली हम इसके अलावा 1-2 वीडियोस और भी कर रहे होंगे जिसमें हम पास पेपर्स जो हैं उसमें क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए हैं वो डिस्कस करेंगे, और इस पेपर को जिस तरह से तैयबा ने बताया कि पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक इसकी डिफरेंट है फ्रॉम अदर सब्जेक्ट, उस पर भी, और जेंडर वर्सेस एनवायरमेंटल साइंस पे अलग से वीडियो करेंगे। कुछ चीज़ आप ऐड करना चाहें जो आपको लगे कि ये सिलेबस या एक जो इंट्रो वीडियो है एनवायरमेंटल साइंस की, उसके अंदर बच्चों को जो ओरिएंटेशन एक सब्जेक्ट की लेना चाह रहे हैं, जो डिसाइड करना चाह रहे हैं को ये सब्जेक्ट लें या कोई और लें, कोई आप चीज़ ऐड करना चाहें? सर उन जो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं सब्जेक्ट को ऑप्ट करने में, उनसे मैं यही कहूँगी कि एक दफ़ा वो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन और एनवायरनमेंट के मैनेजमेंट पे थोड़ा बहुत कंटेंट पढ़ लें। अगर उन्हें वो समझ आ रहा है तो वो इस सब्जेक्ट को ऑप्ट कर लें, और उसके बाद फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए वो हमारी वीडियोस देखें। सही है। और मुझसे लेक्चर्स लें, इंशाल्लाह उनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। चलें, दैट्स गुड, वंडरफुल। थैंक यू तैयबा। थैंक यू सर। गाइस, सी यू सून विद अनदर वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।